क्या होगा अगर मैं कहूं कि जो हमारी फेवरेट वेब सीरीज होती है ना, हाँ, जिसका वो एकदम रुला देने वाला अंत होता है, बिल्कुल। वो दुखद अंत सिर्फ हमारा दिल तोड़ने के लिए नहीं लिखा गया था। अच्छा, तो फिर किस लिए? मतलब ये करीब 2500 साल पहले ना एक तरह के मनोवैज्ञानिक इलाज या कह लीजिए एक थेरेपी के रूप में डिजाइन किया गया था। ओहो, 2500 साल पहले? हाँ, और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी ड्रामा यानी नाटक के पूरे डीएनए की चीर-फाड़ करने वाले हैं। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये नाटकों के कितने प्रकार होते हैं, बिल्कुल। बल्कि हम ये समझेंगे कि प्राचीन यूनान के उन विशाल एम्फी थिएटर से 1950 के दशक के बदबूदार किचन सिंक तक इंसान के कहानी कहने का तरीका कैसे बदला है। और ये बहुत जरूरी भी है समझना, क्योंकि जब हम इन नोट्स का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये सफर असल में इस बात का सबूत है कि जैसे जैसे समाज बदला वैसे वैसे इंसान का अपनी ही भावनाओं को देखने का नजरिया भी बदल गया। सही कहा। तो चलिए थोड़ा इसे सरल बनाते हैं, इस पूरे विषय को अनपैक करते हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात इन नोट्स में ये है कि जब कोई कहानीकार कोई खास ढांचा चुनता है ना, तो वो हवा में तीर नहीं चला रहा होता। वो असल में उस समय के समाज की मानसिकता को मंच पर उतार रहा होता है, चाहे वो अरिस्तु के बनाए हुए सख्त नियम हो या फिर थिएटर ऑफ द अब्सर्ड की वो अजीब सी दुनिया जहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। मतलब ये सब हमारे दिमाग के विकास की एक तरह की टाइमलाइन है। बिल्कुल, एक टाइमलाइन ही है। तो चलिए फिर इस टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। किसी भी कहानी या नाटक को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके बुनियादी ढांचे को समझना होगा, है ना? हाँ, जिसे हम ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। राइट। और इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देता हूँ। कहानी ना कोई रोलर कोस्टर नहीं है, बल्कि ये एक प्रेशर कुकर की तरह काम करती है। प्रेशर कुकर, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब सबसे पहले आता है एक्सपोजिशन यानी पृष्ठभूमि। ये कुकर में दाल, पानी और मसाले डालने जैसा है। दर्शकों को बताया जाता है कि कहानी कहाँ की है। बिल्कुल। किरदार कौन है और हालात क्या है। मतलब अभी गैस बंद है, सब शांत है, और फिर कोई गैस ऑन कर देता है। एकदम सही। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि बिना संघर्ष के तो कोई कहानी हो ही नहीं सकती। हाँ, कोई देखेगा ही क्यों। सही बात है। और जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता है, हम राइजिंग एक्शन में प्रवेश करते हैं। आपके कुकर वाले उदाहरण के हिसाब से कुकर के अंदर भाप बनने लगती है, दबाव बढ़ने लगता है। हाँ, तनाव धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंचता है जहां दर्शकों को लगता है कि अब कुछ फटने वाला है। और वो फटने वाला बिंदु ही क्लाइमैक्स है। मतलब कहानी का सबसे चरम बिंदु, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। सीटी बज जाती है और सारा दबाव बाहर आ जाता है। इसके बाद जो होता है उसे फॉलिंग एक्शन कहते हैं, जहां चीजें अपनी जगह पर बैठने लगती हैं, भाप शांत होती है। और अंत में आता है रेजोल्यूशन, या जिसे डेनोमेंट भी कहते हैं, जहां कहानी का समाधान होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कुकर खुलता है और नतीजा हमारे सामने होता है। एकदम सटीक तुलना है। और मजे की बात यह है कि यह ढांचा आज तक काम कर रहा है। आज की फिल्मों में भी। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस ढांचे की जड़ों की ओर जाते हैं, मेरा मतलब है प्राचीन यूनानियों की ओर, तो उनका नजरिया बहुत अलग था, खासकर ट्रेजेडी या त्रासदी को लेकर। मतलब आज तो ट्रेजेडी का मतलब कोई भी ऐसी कहानी हो सकती है जिसका अंत दुखद हो, है ना? हाँ, आज के लिए वो काफी है, लेकिन यूनानियों के लिए इसकी एक बहुत सख्त तकनीकी परिभाषा थी। वो क्या? ये एक ऐसा नाटक था जिसके अंत में कम से कम एक मुख्य पात्र की मृत्यु होना अनिवार्य था। महान दार्शनिक अरस्तु ने अपनी किताब द पोएटिक्स में इसे बहुत विस्तार से समझाया है। ओ अच्छा, द पोएटिक्स। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि अरस्तु ने एक सफल त्रासदी के लिए 6 मुख्य तत्वों का जिक्र किया है। कथानक यानी प्लॉट, चरित्र, संवाद या डिक्शन, विचार, दृश्य प्रभाव और संगीत। जी, और उन्होंने 3 यूनिटीज यानी 3 एकताओं का नियम भी दिया था। हाँ, समय की एकता, स्थान की एकता और क्रिया की एकता। मतलब कहानी एक ही दिन के अंदर और एक ही जगह पर घटित होनी चाहिए। और उसमें फालतू के सब प्लॉट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फोकस होना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे ना एक बात पे बहुत गहरी आपत्ति है। कैसी आपत्ति? अरस्तु का मानना था कि कथानक यानी प्लॉट त्रासदी की आत्मा है और चरित्र दूसरे नंबर पर आते हैं। मतलब आज के नजरिए से देखें तो ये थोड़ा बेतुका लगता है यार। मेरा मतलब है आज हम जो भी देखते हैं वो किरदारों के लिए देखते हैं। जैसे कि ब्रेकिंग बैड के वॉल्टर वाइट या द सोप्रानोस के टोनी सोप्रानो को ही ले लीजिए। हम उनकी कहानी इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें वो किरदार पसंद है,
प्लॉट तो उनके पीछे पीछे चलता है ना। आपकी आपत्ति बिल्कुल जायज लगती है, लेकिन अगर हम इसे अरस्तू के नजरिए से और गहराई से देखें ना, तो वो भी लगभग यही कह रहे हैं, बस उनके शब्द थोड़े अलग हैं। वो कैसे? अरस्तू के अनुसार एक इंसान का असली पतन तब होता है जब परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। लेकिन वो परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होती क्यों हैं? क्यों होती है? यहीं पर वो एक बहुत जरूरी यूनानी शब्द आता है, हेमार्थिया। हेमार्थिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किरदार की कोई बहुत बड़ी या घातक खामी। आपके वॉल्टर वाइट का ही उदाहरण लें, उसका हेमार्थिया उसका अत्यधिक अहंकार है। ओहो, हाँ। अगर उसमें वो अहंकार न होता तो वो प्लॉट कभी आगे ही नहीं बढ़ता। अरस्तु यही कह रहे हैं कि किरदार की खामी ही उस कथानक को जन्म देती है जो अंततः उसे बर्बाद कर देगा। उफ, मतलब गलती किरदार के अंदर ही छिपी है जो एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रही है। बिल्कुल, और जब वो बम फटता है ना, तब आता है दूसरा शब्द, एनाग्नोरिसिस। एनाग्नोरिसिस, ये क्या होता है? ये वो पल है जब नायक को अचानक सच्चाई का पता चलता है, अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके तुरंत बाद पेरिपिटिया होता है, यानी भाग्य का पूरी तरह से पलट जाना। राजा पल भर में भिखारी बन जाता है। बाप रे। अरस्तु के लिए कथानक इसलिए आत्मा है क्योंकि जब ये घटनाएं एक परफेक्ट तार्किक क्रम में घटती हैं, तभी दर्शकों के भीतर कैथार्सिस पैदा होता है। और ये कैथार्सिस ही वो मनोवैज्ञानिक इलाज है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। जी बिल्कुल। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब दूसरों की बर्बादी देखकर लोगों को अच्छा क्यों महसूस होगा? क्योंकि ये एक तरह की प्राचीन एक्सपोजर थेरेपी थी। यूनानी समाज में लोगों के अपने डर थे ना, बीमारी का डर, राजाओं के क्रोध का डर, देवताओं के श्राप का डर। हाँ, उस जमाने में तो ये सब बहुत आम था। तो जब वे एम्फी थिएटर में बैठकर किसी महान राजा को, जैसे कि सोफोक्लेस के नाटक ओडिपस रेक्स में, अपनी एक गलती की वजह से बर्बाद होते देखते थे, तो उनके अंदर भयानक दया और डर पैदा होता था। वो उस किरदार का दर्द महसूस करते थे। बिल्कुल, लेकिन नाटक खत्म होने पर जब वे थिएटर से बाहर आते तो वे सुरक्षित होते थे। ओहो। उन्होंने उस चरम भावना को एक सुरक्षित माहौल में जी लिया और उसे अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। इस तरह वे मनोवैज्ञानिक रूप से हल्का और शुद्ध महसूस करते थे। क्या बात है, मतलब वो एक सुरक्षित सिमुलेशन था, भावनाओं की शुद्धि। एकदम सही। लेकिन जैसे जैसे इतिहास का पहिया घूमा, इस त्रासदी का रूप भी बदला होगा, है ना? बिल्कुल। प्राचीन यूनान में सारा फोकस देवताओं, श्राप और महान हस्तियों पर था। पर जब हम एलिजाबेथन और जैकोबियन युग यानी शेक्सपियर के दौर में आते हैं, तो ये भगवानों से हटकर इंसानी दिमाग के अंधेरे कोनों तक कैसे पहुंच गया? इंसानी मनोविज्ञान और उसकी अपनी सत्ता की भूख ने ले ली थी। अच्छा। मुख्य पात्र अभी भी राजा या कुलीन दर्जे के सैन्य अधिकारी ही होते थे, लेकिन उनकी बर्बादी का कारण कोई देवता नहीं, बल्कि उनका अपना लालच या शक होता था, जैसे ओथेलो या किंग लियर। और जब हम जैकोबियन काल में आते हैं तो ये और भी स्याह हो जाता है। इसे मुख्य रूप से रिवेंज ट्रेजेडी का दौर कहा जाता है। हैमलेट या मैकबेथ को सोचिए, ये खून, धोखे और बदले की कहानियां हैं। मतलब ये उस दौर का कह सकते हैं कि बदलापुर या गैंग्स ऑफ वासेपुर था। हाँ, बिल्कुल। जहाँ हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है और अंत में मंच पे सिर्फ लाशें बिछी होती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ना समाज को एक नैतिक संतुलन की भी जरूरत थी। इतने खून खराबे के बीच लोगों को ये यकीन दिलाना जरूरी था कि दुनिया में न्याय जैसी कोई चीज बची है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने आती है, पोएटिक जस्टिस, यानी काव्यात्मक न्याय, जो ये सुनिश्चित करता है कि अंत में अच्छाई की जीत हो और बुराई को सजा मिले। राइट। मैंने नोट्स में पढ़ा था कि ये शब्द शेक्सपियर ने नहीं बल्कि थॉमस राइमर ने गढ़ा था। जी हाँ, थॉमस राइमर ने। असल जिंदगी में भले ही बुरे लोग बच निकले, लेकिन कला और नाटक में राइमर जैसे आलोचकों का मानना था कि दर्शकों को ये संदेश जाना चाहिए कि ब्रह्मांड में एक नैतिक व्यवस्था है। मतलब खलनायक का अंत बुराई होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लोगों को इन महलों, राजाओं और सेनापतियों की कहानियों से चिढ़ होने लगी। फिर जन्म हुआ डोमेस्टिक ट्रेजेडी का। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। अचानक से नायक कोई मुकुट पहना हुआ राजा नहीं, बल्कि मध्यम या निम्न वर्ग का एक आम इंसान बन गया। सही कहा। थॉमस हेवुड का नाटक अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस और द विच ऑफ एडमिंटन इसके बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा है कि ओथेलो को भी कुछ लोग एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी मानते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें किसी राज्य के गिरने का उतना दर्द नहीं है जितना एक पति पत्नी के बेडरूम के अंदर
शक और जलन सी टूटे रिश्ते का दर्द है। बिल्कुल। और इसी आम आदमी की कहानी को जब हम सीधा 1950 के दशक में ले जाते हैं तो वो किचन सिंक ड्रामा में बदल जाती है। उफ, ये दौर तो बहुत ही अलग था। 1950 के दशक के ब्रिटेन की कल्पना कीजिए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। हाँ, देश आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, राशन की लाइनें लगी हैं, मजदूर वर्ग परेशान है। ऐसे में अगर आप मंच पर किसी राजा को सोने के मुकुट के लिए रोते हुए दिखाएंगे तो दर्शक रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। उन्हें तो कल का बिजली का बिल भरने की चिंता है। बिल्कुल। इसीलिए जॉन ऑसबोर्न जैसे लेखकों ने 1956 में लुक बैक इन एंगर लिखा और फिर 1958 में अ टेस्ट ऑफ हनी आया। अब मंच पर कोई शाही दरबार नहीं था, बल्कि एक गंदा अस्त व्यस्त किचन था जहां एक निराश बेरोजगार युवा अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा है। इसमें घरेलू यथार्थवाद या कहिए डोमेस्टिक रियलिज्म पर जोर दिया गया था। हाँ, इसे हम आज के उन ग्रिटी रियलिज्म वाले शोज से जोड़ सकते हैं जहां हम बिल्कुल कच्ची बिना फिल्टर वाली असल जिंदगी देखते हैं। ये समाज का आईना था कि भाई हम थक चुके हैं और हम गुस्से में हैं। बिल्कुल। ये देखना बेहद दिलचस्प है कि कैसे त्रासदी का फोकस देवताओं और राजाओं से हटकर सीधे हमारे लिविंग रूम और रसोई घर की रोजमर्रा की समस्याओं तक आ गया। सच में। लेकिन इंसान सिर्फ रोता ही नहीं है ना, उसे हंसना भी है। हाँ। तो अब थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं और कॉमेडी या हास्य की बात करते हैं। जिस तरह ट्रेजेडी का मतलब बदल गया, मुझे लगता है कॉमेडी का भी बदला है। हाँ, बिल्कुल। यूनानियों के लिए कॉमेडी का मतलब सिर्फ इतना था कि कहानी का अंत मृत्यु से नहीं होता था। बस इतना ही। हाँ, लेकिन आधुनिक अर्थ में ये खुशी और हास्य से जुड़ी है। और इन दोनों रोने और हंसने के बीच एक बहुत ही मजेदार पुल है जिसे ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। जी, ट्रेजी कॉमेडी। ये शब्द दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन नाटककार प्लूटस द्वारा गढ़ा गया था। अच्छा, प्लूटस ने? हाँ। इस शैली में गंभीर और हास्य तत्वों का मिश्रण होता है। शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट से लेकर बाद में जॉन फ्लेचर और सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गॉडॉट और हैरोल्ड पिंटर तक इसके कई उदाहरण हैं। वैसे देखा जाए तो असली जिंदगी ट्रेजिक कॉमेडी ही तो है। हम कई बार किसी अंतिम संस्कार में भी किसी बात पर अचानक हंस पड़ते हैं। मानवीय भावनाएं किसी एक खांचे में फिट नहीं होती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पता है पुराने समय में लोगों को लगता था कि मानवीय भावनाएं बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं और वो हमारे शरीर के रसायनों से तय होती हैं। ओहो हाँ, नोट्स का ये वाला हिस्सा तो मुझे सबसे ज्यादा अजीब और मजेदार लगा। 4 ह्यूमर्स का सिद्धांत। राइट। हाँ, प्राचीन लोगों का मानना था कि हमारा शरीर 4 पदार्थों या ह्यूमर से बना है और हमारा पूरा व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर कौन सा तरल पदार्थ ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक तरह का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान और मनोविज्ञान का मिश्रण था। जैसे आज हम इंटरनेट पर पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं या राशियां देखते हैं ना कि अरे ये तो स्कॉर्पियो है, ये तो ऐसा ही होगा। हाँ। उस जमाने में वो इन तरल पदार्थों को दोष देते थे। अच्छा। मतलब अगर किसी में रक्त यानी ब्लड ज्यादा है तो वो बहुत खुशमिजाज और आशावादी होगा, और अगर कफ यानी फ्लेम ज्यादा है तो वो इंसान बहुत सुस्त या कायर होगा। और पीला पित्त यानी येलो बाइल ज्यादा है तो वो अत्यधिक हिंसक और गुस्सैल होगा। और अगर काला पित्त या ब्लैक बाइल ज्यादा है तो वो इंसान हमेशा उदास रहेगा। एकदम सही। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल सदियों तक कॉमेडी और नाटक के किरदार गढ़ने में किया गया। मतलब ये सोचकर ही हंसी आती है कि अगर मंच पर कोई विलन आकर बिना बात के सब पर चिल्ला रहा है तो उस जमाने के दर्शक सोचते होंगे बेचारे का पीला पित्त बढ़ गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सोचते होंगे। लेकिन इसी अतिशयोक्ति या चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आदत ने कॉमेडी के एक और रूप को जन्म दिया ना, जिसे फार्स कहते हैं। जी, फार्स। ये एक ऐसी कॉमेडी है जो कहानी से ज्यादा शारीरिक हास्य, मूर्खतापूर्ण चुटकुलों और अतिशयोक्ति पर निर्भर करती है, जिसे आज हम शुद्ध स्लैपस्टिक कॉमेडी कह सकते हैं, जहां इस बात पे जोर होता है कि कौन केले के छिलके पे फिसल कर गिरा। बिल्कुल। फार्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ ठहाके लगवाना होता है। इसमें असंभव घटनाएं होती हैं, बहुत सारे दरवाजे होते हैं जहां से लोग गलत समय पर अंदर बाहर आते जाते हैं, और हास्य अक्सर थोड़ा भद्दा भी होता है। मतलब इसमें कोई बौद्धिक गहराई नहीं होती। नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हर नाटक का मकसद हंसाना या रुलाना नहीं था। कुछ नाटकों ने तो ड्रामा के सारे नियम ही तोड़ दिए। उदाहरण के लिए
मध्ययुगीन दौर के नाटक के। हाँ, जिन्हें हम मिडीवल प्लेज कहते हैं, इनका उद्देश्य मनोरंजन से ज्यादा लोगों को उपदेश देना था। अच्छा। जैसे मिस्ट्री प्ले जो बाइबल की घटनाओं जैसे सृष्टि का निर्माण या ईसा मसीह के जीवन पर आधारित होते थे। मिरेकल प्ले जो संतों के जीवन या उनकी शहादत के चमत्कार दिखाते थे। और इंटरल्यूड्स जो दावतों के बीच किए जाने वाले छोटे प्रदर्शन होते थे। लेकिन मुझे सबसे अजीब वो लगे मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले 15वीं और 16वीं सदी में बहुत लोकप्रिय हुए। हाँ, इनमें जो बात सबसे अलग थी वो ये कि इनमें पात्र इंसान नहीं होते थे बल्कि अमूर्त अवधारणाएं होती थीं। बिल्कुल रूपक नाटक होते थे ये। सोचिए, श्रोता थिएटर में बैठे हैं और मंच पर मृत्यु, दान या बुराई नाम के किरदार चल फिर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। ये तो किसी नाटक से ज्यादा एक लाइव एक्शन प्रवचन लगता है। इसका मकसद ही अनपढ़ जनता को सही और गलत का स्पष्ट संदेश देना था। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक ऐसा नाटक भी था जिसे जनता के सामने मंच पर ले जाने के लिए लिखा ही नहीं गया था। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा जी। क्लोजेट ड्रामा ना, मतलब एक ऐसा नाटक जो मंच पर खेलने के लिए बना ही नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे कोई ऐसी गाड़ी बनाए जिसे कभी सड़क पर चलाना ही ना हो। हाँ, बात तो सही है। फिर उसे लिखने का क्या फायदा? फायदा था। ये क्लोजेट ड्रामा एकांत में पढ़ने या किसी बहुत छोटे समूह में जोर से पढ़कर सुनाने के लिए लिखे जाते थे। अच्छा। ये 18वीं सदी के अंत से एक अलग विधा बन गई। जॉन मिल्टन का सैमसन अगोनिस्ट या थॉमस हार्डी का डायनेस्ट इसके बड़े उदाहरण हैं। तो लेखक ऐसा करते क्यों थे? लेखक ये रूप तब चुनते थे जब उनकी कहानी में बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार होते थे जिन्हें मंच की सीमाओं में बांधना संभव नहीं था। इसलिए वे इसे पढ़ने के लिए लिखते थे ताकि पाठक अपने दिमाग के थिएटर में उसे देख सके। दिमाग का थिएटर, बहुत खूब। और इसी दिमाग के थिएटर का सबसे चरम रूप हमें 20वीं सदी के मध्य में देखने को मिलता है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, राइट। हाँ, बेतुकेपन का रंगमंच। ये हमारी चर्चा का सबसे गहरा और शायद डार्क हिस्सा है। 1950 और 60 के दशक के ये वो नाटक हैं जिन्हें देखकर दर्शकों का सिर घूम जाता था। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। और ना समझ आना ही इसका मुख्य मकसद था, है ना? बिल्कुल, ये कोई मजाक नहीं था। जरा सोचिए, दुनिया ने अभी अभी दूसरा विश्व युद्ध देखा था। इंसानियत की भयावहता सामने आ चुकी थी। ऐसे में समाज का एक पूरा वर्ग सोचने लगा कि अगर दुनिया में इतनी भयानक चीजें हो सकती हैं, तो क्या इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई भगवान या कोई लॉजिक है भी? और उन्हें जवाब मिला कि मनुष्य एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसका उद्देश्य अस्पष्ट है और वह हमेशा भ्रमित महसूस करता है। एकदम सही। आलोचक मार्टिन एस्लिन ने इस शैली को थिएटर ऑफ द एब्सर्ड नाम दिया। मार्टिन एस्लिन ने? हाँ, लेकिन इसकी दार्शनिक नींव एल्बर्ट कैम्यू के 1942 के निबंध मिथ ऑफ सिसिफस पर टिकी है। सिसिफस, वही ना जिसे देवताओं ने सजा दी थी। हाँ, सिसिफस को सजा मिली थी कि वो एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक धकेलेगा और जैसे ही वो ऊपर पहुंचेगा पत्थर लुढ़क कर नीचे आ जाएगा। उसे ये काम अनंत काल तक करना था। उफ, कितनी भयानक सजा है। कैमू ने कहा कि इंसान की स्थिति भी बिल्कुल सिसिफस जैसी है। हम एक अर्थहीन ब्रह्मांड में हर दिन वही काम करते हैं बिना किसी बड़े उद्देश्य के। और इसी दर्शन को सैमुअल बेकेट ने अपने नाटक वेटिंग फॉर गुडॉट में मंच पर उतार दिया। बिल्कुल। दो लोग एक सुनसान जगह पर किसी गुडॉट का इंतजार कर रहे हैं। वे उल्टी सीधी बातें करते हैं लेकिन गुडॉट कभी नहीं आता। हैरोल्ड पिंटर के नाटक द बर्थडे पार्टी में भी यही एक अजीब सा खतरा और बेतुकापन दिखता है। अगर मैं इसे आज के समय से जोड़कर देखूं तो मुझे ये बहुत प्रासंगिक लगता है। वो कैसे? आज हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी सूचनाओं की बाढ़ है। हम दिन भर अपने फोन पर स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं। एक सेकंड में हम कोई फनी मीम देखते हैं, अगले सेकंड में किसी भयानक घटना की तस्वीर। सच है। इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई तर्क नहीं है। कभी कभी सब कुछ एब्सर्ड या बेतुका लगने लगता है। हम भी तो स्क्रीन के सामने बैठकर किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो हमें संतुष्टि दे, लेकिन वो कभी नहीं आती। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। शुक्रिया। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हम देख सकते हैं कि ड्रामा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। यह इस बात का रिकॉर्ड है कि इंसान अपने समय में ब्रह्मांड, ईश्वर और स्वयं को कैसे देखता था। बिल्कुल। यूनानियों के लिए यह भाग्य और देवताओं का खेल था। एलिजाबेथन युग में यह शाही पतन था और 20वीं सदी तक आते आते ये रसोई घर के यथार्थ और ब्रह्मांड के बेतुकेपन में बदल गया। और यही इस ज्ञान की असली ताकत है।
मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हमारे श्रोता नेटफ्लिक्स या कहीं भी कोई फिल्म या सीरीज देखेंगे तो वे सिर्फ कहानी में नहीं बह जाएंगे। हाँ, वे उसे डिकोड कर पाएंगे। बिल्कुल, वे अनजाने में ही अरस्तू के कथानक, किसी किरदार का हेमार्टिया, शेक्सपियर के पोएटिक जस्टिस या डोमेस्टिक ट्रेजेडी के तत्वों को महसूस कर पाएंगे। ये जानकारी उन्हें सिर्फ एक दर्शक से एक पारखी में बदल देती है। सही कहा। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं, जो इन सारे ऐतिहासिक स्रोतों के दायरे से एक कदम आगे जाता है। बताइए। हमने देखा कि कैसे समाज के बदलने पर नाटक का रूप बदला, राजाओं से लेकर रसोई घर तक और फिर अर्थहीन ब्रह्मांड तक। आज के इस डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, जहां हमारी आधी जिंदगी स्क्रीन पर बीत रही है, ड्रामा का अगला रूप क्या होगा? उफ, ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या भविष्य के इतिहासकार हमारे सोशल मीडिया फीड्स या चैटबॉट्स के साथ की गई हमारी बातचीत को एक नए प्रकार की ट्रेजेडी या फार्स के रूप में वर्गीकृत करेंगे? सोचने वाली बात है। इसी सवाल पर सोचने के लिए आमंत्रित करते हुए हम आज की इस गहन चर्चा का समापन करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।